सुषमा जी, मैं कुछ दिनों के लिए आपके घर आकर रहना चाहती हूँ। मेरा यहाँ पर दम घुटता है, ज़रा भी मन नहीं लगता है। ऐसा लगता है कहीं दूर चली जाऊँ, बहुत दूर। मंजू जी ने दुखी स्वर में अपनी बड़ी बहन से कहा। हाँ तो आजा, तेरी बहन का ही घर है, इसमें पूछने वाली क्या बात है। जब मन करे तभी आकर रह लिया कर। पर ये तो बता, तेरा मन क्यों घुटता है? घर में तीन बेटे बहू हैं, तेरा तो भरा पूरा परिवार है। घर में खूब चहल पहल रहती है। मैं तो यहाँ तेरे जीजा जी के साथ रहती हूँ। मेरा तो बनता भी है कि मन ना लगे, लेकिन तेरे तो पोता पोती भी हैं, फिर भी मन नहीं लगता। पोते पोतियों से तो घर में रौनक रहती है। हाँ, ये बात तो ठीक है, लेकिन जीजी बात ही कुछ ऐसी है। अब सब कुछ फोन पर तो ना बताऊंगी, तभी तो आना चाह रही थी। आपके साथ बैठना चाहती हूँ, आपसे गले मिलकर रोना चाहती हूँ, अपना दिल हल्का करना चाहती हूँ। जो भी मन में है सब बाहर निकाल देना चाहती हूँ, मंजू जी ने दबे स्वर में कहा। तो जीजी बोली, मेरी बहन ऐसी क्या बात हो गई है? चल तू आजा, आकर बताना मुझे हर एक बात। अगले ही दिन उन्होंने अपना सामान पैक किया और ऑटो लेकर अपनी बड़ी बहन के घर चल दी, जो उसी शहर में रहती थी। जब भी मंजू जी दुखी होती थी, अपनी बहन के घर पहुंच जाती थी। वो ऑटो से उतरी और अपनी बहन को सामने पाया तो उनके गले लग गई और उन्हें देर तक गले लगाए रखा। दादी अम्मा बन गई है, पर तेरी हरकतें तो अभी भी बच्चों के जैसी ही हैं। कब जाएगा तेरा ये बचपना? चल अब छोड़ेगी तो तेरी पसंद की चाय बनाऊंगी, फिर बताती हैं। सुषमा जी बनावटी गुस्से में बोली, जी जी, आप तो मेरे लिए माँ से भी बढ़कर हैं। माँ से ज्यादा मैंने आपके साथ वक्त बिताया है। आप ही के साथ मैंने ये जीवन अपनी आंखों से देखा है। माँ तो बहुत जल्दी चली गई, पर आपने मुझे संभाला है। और आपने मुझे ऐसा संभाला जीजी कि शायद माँ भी ना संभाल पाती। आपके प्यार और दुलार की डोर है जो मैं यहाँ खींची चली आती हूँ और अपना मन हल्का कर लेती हूँ। मंजू जी ने कहा। अच्छा बैठ और कुछ खा पी ले, बातों से ही पेट भरेगी क्या? जब से आई है बस बोले जा रही है। और उन्होंने उनका हाथ पकड़कर सोफे पर बिठा दिया। अच्छा, अब बता, मेरी मंजू का मुंह उतरा हुआ सा क्यों है? किसने क्या बोल दिया मेरी प्यारी बहना को? उन्होंने चाय का कप पकड़ाते हुए कहा। जी जी, कहने को तीन बेटे हैं, भरा पूरा परिवार है, पर जब दिल भर आता है तो किसी को भी अपना दर्द नहीं बांट सकती हूँ। सब अनजाने से लगते हैं, किसी को क्या ही अपने दिल की बात बताना, जब सब पराये हो गए हैं। आपको पता है, तीनों मिलकर मुझे घर से निकालने की सोच रहे हैं। मेरा ही घर और मुझे ही निकालने की सोच रहे हैं। ये मेरा घर है। मेरे पति धीरज जी ने मेरे लिए बहुत प्यार से सम्मान से बनवाया है। मैं उसे छोड़कर कैसे चली जाऊं? यहाँ मेरे और मेरे पति की यादें हैं। मैं इस घर से हरगिज नहीं जाऊंगी। हाँ मंजू, ये तो बहुत ही गंभीर है। मुझे नहीं पता था तेरी तीनों औलाद इस तरह से नालायक निकलेंगी। तीन बेटों में से एक भी बेटा लायक नहीं है, बहुत अफसोस की बात है। मैंने भी सोचा नहीं था अपनी वृद्ध माँ का ये हाल करेगी। सुषमा जी ने भी दुखी स्वर में कहा। जी जी, बातें तो बहुत सारी हैं, पर आपको क्या क्या बताऊं जीजी। लेकिन बताए बिना रह भी तो नहीं सकती ना। मेरा सबसे बड़ा बेटा विशाल, जिसने मेरी दुनिया में सबसे पहले कदम रखा, जिस पर मैं सबसे ज्यादा यकीन करती थी, उसी ने मुझे धोखा दिया है। धीरज जी ने अपने तीनों बच्चों की परवरिश में कोई कमी नहीं रखी, ज्यादा से ज्यादा अपने बच्चों के लिए किया। जब मैं इस घर में शादी होकर आई थी, मुझे सास ससुर जी ने बड़े ही लाड प्यार से रखा था। बड़ा प्यार सम्मान मिला मुझे। मेरी सास तो मुझे बेटी से बढ़कर रखती थी। थोड़ा भी दर्द होने पर आराम करने को कहती थी। और मेरे ससुर जी रोज मेरे लिए बाजार से नई चीजें खाने को लाते थे। उन दोनों को बेटी का बड़ा चाव था और उन्होंने अपनी बहू को ही बेटी बना लिया था। जब सबसे बड़ा बेटा विशाल हुआ था, तो उन्होंने गांव भर में लड्डू बंटवाए थे। इतने खुश थे कि मानो सारी जहां की दौलत उनके कदमों में आ गिरी है। विशाल को गोदो गोद रखते थे, उसे रोने भी नहीं देते थे। कभी रोता तो सबके सब ऐसे परेशान हो जाते जैसे उसे किसी ने मार डाला हो। जब मैं दूसरे बेटे विकास की माँ बनी, तो भी वो बहुत खुश थे। विकास को भी उन्होंने बहुत लाड प्यार दुलार से रखा। लेकिन जब तीसरा बेटा नीरज हुआ, तो उनका चेहरा उतर गया, क्योंकि उन्हें इस बार पोती की उम्मीद थी। पोती के लिए दुआ भी कर रहे थे। मेरी सास ने मुझे गले लगाते हुए कहा, मुझे तो बहू के रूप में बेटी मिल गई, पर तुझे एक बेटी हो जाती तो ज्यादा खुशी होती। बेटियों से घर में जो रौनक होती है, वे बेटों से कहाँ होती है। बेटियों को सजना संवरना बहुत अच्छा लगता है, लेकिन मैं बहुत खुश थी। मुझे तीन बेटे हैं, आखिर बेटे तो जितने भी हों कम हैं।
बेटों से ही वंश आगे बढ़ता है। मैं तो नीरज के होने पर भी हद से ज्यादा खुश थी। धीरज जी ने अपने कपड़ों की फैक्ट्री लगा ली थी। घर में लक्ष्मी का वास हो गया था। तीनों बेटों को अच्छे स्कूल में पढ़ाया था और तीनों ने अच्छे कॉलेज से एमबीए करके घर के ही बिजनेस को आगे बढ़ाने का फैसला किया था। मैं रोज ईश्वर को धन्यवाद देती थी कि मुझे इतनी अच्छी औलाद दी है। तीनों ही बड़े आज्ञाकारी थे। तीनों अपने काम पर ध्यान देने वाले थे। पर मुझे ये पता नहीं था कि जो बेटे पिता के रहते आज्ञाकारी होते हैं, वो ही पिता के नहीं रहने पर हुक्म चलाने लगते हैं। मतलब कि एक औरत का वजूद उसके पति से ही होता है। औलाद तो स्वार्थी निकल जाती है। उस भयानक रात को मैं कैसे भूल सकती हूँ जब धीरज जी अपने माता पिता को मंदिर से ला रहे थे और कार को ट्रक ने टक्कर मार दी। एक साथ घर के बुजुर्ग और इनका देहांत हो गया। कितनी मुश्किल से मैं संभली थी। एक साथ तीन मौतें मेरे दिल को काट रही थी। मुझे तो दुख की परिभाषा ही मालूम नहीं थी। कभी दुख छूकर भी नहीं निकला था। सास ससुर ने बड़ा प्यार दिया था और पति ने सदा पलकों पर बिठा कर रखा था। हर ख्वाहिश पूरी करते थे। लेकिन मेरी किस्मत में औलाद के होते हुए औलाद का दुख लिखा था। यह मुझे धीरज जी के जाने के बाद में समझ में आया। जब तक वे मेरे साथ थे मुझे कुछ एहसास ही नहीं हुआ था। खुद को दुनिया की सबसे धनी औरत मानने लगी थी। लेकिन मुझे नहीं मालूम था कि बेटे तो बाप के जाने के इंतजार में ही बैठे थे। देहांत के अगले दिन से ही तीनों में खुसर पुसरू होना शुरू हो गई थी। अब तीनों बेटों की नजर सिर्फ कपड़ों की फैक्ट्री और घर पर थी। तीनों ही मेरी जिम्मेदारी से बचना चाहते थे। तीनों यही चाहते थे कि माँ से कैसा पिंड छुड़ाया जाए। शादी कर करके एक ही घर में तीनों अलग हो गए हैं और अब फैक्ट्री को बेचकर उससे अलग अलग बिजनेस करना चाहते हैं, जिसके लिए मेरा मन तैयार नहीं है। विशाल, विकास और नीरज तीनों ही अपनी पत्नियों के वश में हैं। वो जैसा कहती है वैसा ही कर रहे हैं। तीनों आज़ादी से रहना चाहती हैं। जरा भी रोक टोक बर्दाश्त नहीं है। अब मैं किसके पास रहूं, किसकी तरफ बोलूं? विशाल की पत्नी निधि बहुत ही आज़ाद ख्याल की है। उसे मेरे साथ नहीं रहना है। मेरा बात बात पर टोकना और सलाह देना उसे अखरता है। अब उस दिन वो किटी पार्टी में जा रही थी तो मैंने कह दिया कि बहू खाना बनाकर रख जाना, विशाल और बच्चे खा लेंगे। तो मुझ पर गुस्सा हो गई। मैं तो कहीं भी जाऊं आपसे देखना ही चाहता है। अब बच्चे और विशाल बाहर का खाना मंगवा कर खा लेंगे और आपको बाहर का खाना नहीं खाना तो मत खाइए। विकास भैया के यहाँ चली जाइएगा। अब मैं किटी पार्टी के लिए तैयार हूँ या रसोई में खाना बनाऊं? और आप तो मेरी रसोई में मत आइएगा, वरना मेरे पति और बच्चों को घर के खाने की आदत पड़ जाएगी। मेरे लिए मुश्किल हो जाएगा। जब देखो मुंह उठाकर चली आती है। मैं उस दिन विकास की रसोई में चली गई तो पता लगा वो सब बाहर सिनेमा देखने जा रहे हैं। तो खाना बाहर ही खाकर आएंगे। मैं मन महसूस कर रह गई। मैंने विकास की पत्नी शीलू से कहा, बहू, तुमने सुबह खाना बनाया होगा तो वो मुझे दे दो ताकि मैं खाना खा लूं। रात होने के बाद मैं खाना नहीं खाती हूँ। अब सुबह का बचा खाना तो मैं काम वाली को दूंगी, क्योंकि वो मेरे घर का काम करती है। आप तो दिन भर बैठी ही रहती हैं और आपको खाने को भी भरपूर चाहिए। आप कुछ काम वाम करे तो इंसान दो रोटी देने की भी सोचे। बहू के कड़वे बोल सीने में तीर की तरह चुभने लगे। पर वो चुप नहीं हुई। आप नीरज भैया के पास चले जाइए। आप लोग रहने का बंटवारा भी नहीं करते हो। जब चाहे सर उठाकर चली आती हो। कोई प्राइवेसी नाम की चीज नहीं है इस घर में। मैं नीरज के यहाँ गई तो उसके घर में ताला लगा था। उसे पता लगा कि दोनों जेठानियां बाहर जा रही हैं तो वो पहले ही निकल कर चली गई। अब मैं क्या करूं? कैसे अपना पेट भरूं? धीरज जी के जाने के बाद मैं बाहर का खाना नहीं खाती हूँ। ये बात तीनों बेटों और बहुओं को अच्छी तरह से पता है। फिर भी वो लोग मेरा ख्याल नहीं रखते हैं। तीनों इतने बड़े घर में खुद से अलग हो गए और मेरी जिम्मेदारी निभाना भूल गए। बस मैं गेंद की तरह इस घर तो कभी उस घर तक खेली जाती हूँ। क्या मेरी कोई इज्जत स्वाभिमान नहीं है? मैंने तीनों को पाला है, बरसों खिलाया है और तीनों बेटे ऐसा व्यवहार कर रहे हैं। अपनी भूखी माँ की भी कोई चिंता नहीं है। मैंने विकास की पत्नी से कहा, बहू, तुम लोग तो बाहर जा रहे हो, मुझे किचन में जाने दो, मैं खुद बनाकर खा लूंगी। अरे वाह मम्मी जी, क्या कहने हैं? आपको अपनी किचन सौंप जाऊं मैं और आप जो मर्जी वो करना। बहू, मैं करूंगी क्या? दो रोटी बनाकर खा लूंगी बस। नहीं मम्मी, आपकी दो बहुएं और भी तो हैं। उनसे जाकर मांग लीजिए। आपको मैं ही क्यों नजर आती हूँ? हमें देर हो रही है। आप और देर मत कराइए। पापी पेट के कारण
मैंने बहू की मिन्नत तक की, लेकिन वह मुझे धक्का देकर चली गई। मैं जमीन पर गिर पड़ी। मेरे कई खरोच आ गई थी। मैं खड़ी हुई तो खड़ा न हुआ गया। कुछ देर वहीं पड़ी रही और अपनी लाचारी पर रोती रही। थक हार के पड़ोस वाली शोभा के घर गई और बातों बातों में उससे पूछने लगी क्या बनाया था। उसने मेरे मन की जान ली और मेरे सामने खाने की थाली परोस दी। उसने मेरी चोट देखी तो पूछने लगी। मैंने कह दिया पाँव फिसल गया था। फिर मैं उसके घर से आकर रात को छत पर बैठ गई थी तो एक एक करके बाहर से सब आने लगे और सब एक जगह इकट्ठे हो गए। मैंने नीचे देखा तो तीनों बेटे और बहुएं आपस में बातें कर रहे थे। विशाल बोल रहा था, ये माँ तो हमारी तरक्की में रोड़ा बन रही है। जब भी फैक्ट्री के बारे में बात करो तो तिड़क जाती है। फैक्ट्री को बेचने नहीं दे रही है। पैसा आता तो हम तीनों भाई बराबर बांट लेते और नया बिजनेस शुरू कर लेते। हमारी पत्नियां कितना परेशान आ चुकी हैं माँ से। निधि को भी परेशान करती रहती हैं। रोज निधि मुझे माँ के कारनामे बताती है। तभी विकास बोलता है, हाँ सही है। अब माँ के कारण हम बरसों पुरानी रीत पर तो नहीं चल सकते हैं ना। उन्हें बरसों से फैक्ट्री में काम कर रहे मजदूरों की चिंता है, पर अपने बेटों की नहीं। मैं तो विदेश जाकर रहना चाहता हूँ। वहाँ एक दोस्त से बात भी की है। बड़ी ही अच्छी कमाई होगी और वहाँ माँ भी रोकने टोकने को नहीं होगी। शीलू भी रोज रोती है और कहती है मुझे माँ से छुटकारा चाहिए। छोटा बेटा नीरज, जिस पर मैंने सबसे ज्यादा प्यार लुटाया था, वो भी बोला, मेरी तो अभी कुछ महीनों पहले ही शादी हुई है। हमारे तो प्यार के दिन चल रहे हैं। पर माँ है कि कभी भी आत्मभक्ति है और निशा को परेशान करती रहती है। मेरे पास एक उपाय है। माँ को कहीं दूसरे शहर के वृद्धाश्रम छोड़ आते हैं। अब इनको करना भी क्या है, 2 वक्त की रोटी खानी है, वो तो वहां भी मिल जाएगी। कम से कम हम सब यहाँ चैन से अपने परिवार के साथ तो रहेंगे। ये सब सुनकर मेरा मन दर्द से भर आया। मैं अकेली और वो सब इतने लोग होकर मुझे मेरे ही घर से निकालने की योजना बना रहे हैं। मेरे अपने बच्चे ही मुझे दर दर की ठोकरें खाने को मजबूर कर रहे हैं। ये कितना बड़ा दर्द है। जिस औलाद को 9 महीने कोख में रखा पीड़ा सही, आज उन्हें मेरी पीड़ा का कोई एहसास नहीं। जी जी, अब ये सब नहीं सहा जाता है। अपनी ही औलाद ऐसी निकलेगी, मैंने सोचा ही नहीं था। मैंने तो अच्छे संस्कार दिए थे। धीरज में भी सभी अच्छे गुण थे। तो ये क्या हुआ है? ये सब ऐसे कैसे निकल गए? मैं अब क्या करूं? ये घर तो मेरे पति ने मेरे लिए बनवाया था और इसी घर से मेरे बच्चे मुझे निकालना चाहते हैं। मंजू जी ने सब कुछ अपनी बहन को बताया और रोने लगी। जीजी ने भी मंजू को सीने से लगाया। आंसू साफ करते हुए बोली, मंजू, तू इस घर से कहीं नहीं जाएगी। तेरी नालायक औलाद को तुझे घर से बेघर करने का कोई हक नहीं है। तो उन पर कानूनी कार्यवाही कर सकती है, पर जीजी समाज में तमाशा बन जाएगा। लोग बातें बनाएंगे, मैं अकेली क्या करूंगी? समाज तो मुझे ही दोषी ठहरा देगा। तू लोगों की मत सोच, तू अपनी सोच। फिर मैं हूं ना तेरे साथ। और मेरा बेटा आलोक भी वकील है, वो सब संभाल लेगा। मैं उसे फोन कर देती हूँ। मौसी की मदद के लिए वो जरूर आ जाएगा। ना, चिंता मत कर मेरी बहन, तू बस बेफिक्र रहे। माँ ने बेटे को फोन किया तो अगले दिन आलोक आ गया। मंजू जी ने सारी बात बताई। आलोक ने पेपर तैयार करवा लिए और 2 दिन बाद तीनों भाइयों को घर खाली करने का नोटिस दे दिया। जब तीनों ने अचानक नोटिस पाया तो उनके तो होश उड़ गए। उनकी पत्नियां भी अचंभे में आ गई। तीनों भाई सकपका उठे कि उनकी भोली भाली माँ भी ऐसा कर सकती है। वो दौड़कर माँ के पास गए। माँ, ये क्या तमाशा लगा रखा है? अब अपने ही बेटों को नोटिस भेजोगी, वो भी घर खाली करवाने का? आपको जरा भी शर्म नहीं आई? विशाल चीखकर बोला। माँ, आपने तो हद ही कर दी। हम आपको साथ रख रहे हैं, वही गनीमत है। पर आपको तो अपने बेटों का जरा भी ख्याल नहीं है। रिश्तेदार मजाक उड़ाएंगे, आपने तो चारों ओर बदनामी फैला दी। विकास ने तेज स्वर में कहा। माँ, अभी तो हमारी शादी हुई है। निशा क्या सोचेगी? कैसे घर में आई हूँ जहाँ सास अपने बेटे बहू को घर से निकाल रही है? आपकी जैसी माँ तो आज तक नहीं देखी। नीरज ने भी गुस्से से कहा। तुम तीनों का हो गया हो तो मैं कुछ बोलूं? मंजू जी ने कहा। जब विशाल तू मुझे घर से निकाल सकता है तो मैं भी निकाल सकती हूँ। तमाशा तो दोनों स्थितियों में ही बनेगा। जब तू तमाशा बना सकता है तो मैं भी बना सकती हूँ। मैं तो तेरी माँ हूँ। और विकास, मुझे अच्छी तरह से पता है तुम लोग मुझे कैसे रख रहे हो।
तुम्हारी माँ को रखकर कोई एहसान नहीं कर रहे हो। मैंने भी तुम्हें बरसों पाला है, पर तुम तीनों मिलकर 2 साल भी मुझे पाल नहीं पाए, जबकि फैक्ट्री मेरे पति की है। फिर वो नीरज की तरफ देखकर बोली, तुझे तो बड़ी बातें बनानी आ रही हैं कि माँ कभी भी धमक जाती है। जब तुम माँ को घर से निकालने की सोच सकता है तो माँ भी बेटे बहू को घर से निकाल सकती है। मजाक तो रिश्तेदार तब भी बनाएंगे जब तुम लोग मुझे घर से निकालोगे। क्या रिश्तेदार तब मजाक नहीं बनाएंगे? तुम तीनों की इच्छा है माँ इस घर से निकल जाए, और मेरी इच्छाओं का क्या? ये मेरा घर है, मैं यहाँ से नहीं जाना चाहती हूँ। तुम तीनों ने समाज और रिश्तेदारों को बातें बनाने का मौका जो दिया है, तुमसे एक माँ संभाली न गई, जबकि घर मेरा और फैक्ट्री भी मेरी है। आलोक, जरा इन्हें पेपर दिखाना तो सही। इन सब पर मेरा मालिकाना हक है, और ये तीनों मेरे ही घर में जबरन रह रहे हैं, और अब मैं इन तीनों को घर से निकालना चाहती हूँ। मंजू जी के कहने पर आलोक ने घर और फैक्ट्री के पेपर दिखाए। तुम लोग के पास 7 दिन का समय है, मेरा घर खाली कर दो, और आज से तुम मेरी फैक्ट्री में भी कदम नहीं रखोगे। फैक्ट्री में काफी भरोसे के और पुराने लोग हैं जो वहां का काम संभाल लेंगे। और हाँ, मैं इतने बड़े घर में अकेली तो नहीं रहूंगी, तो मैंने फैसला किया है कि मैं अपने घर को सबका घर बना लूंगी। वहां उन वृद्ध महिलाओं को रखा जाएगा जिनके उनके ही बेटे बहू ने घर से निकाल दिया है। ये तो ईश्वर की कृपा है, जो मेरे पास इतना धन है, तो मैं उन सबको रख लूंगी। मंजू जी की बातें सुनकर तीनों बेटे और बहुओं के पैरों से जमीन निकल गई। उन्हें विश्वास ही नहीं हो रहा था। जब बेटों ने माँ का ऐसा रुद्र रूप देखा तो घबरा गए। आखिर थी तो उनकी माँ ही, अपनी माँ के हाथ पैर जोड़ते नजर आए। लेकिन अब मंजू जी का फैसला अटल था। वे टस से मस ना हुई तो बच्चों को कोर्ट का आदेश मानना ही पड़ा, और अपना सा मुंह लेकर वहां से निकल पड़े। उनके जाने के बाद दोनों बहनें गले मिली, और फिर मंजू जी ने अपना घर सबका घर में तब्दील कर दिया और निस्वार्थ भाव से सामाजिक कल्याण के काम करने लगी। एक माँ हर परिस्थिति का सामना करके अपने बच्चों को बड़ा करती है। जब वो ही बच्चे उनका सम्मान करना छोड़ दें, घर से निकाल दें, तो वो कुछ भी कठोर कदम उठा सकती हैं। स्वाभिमान से जीना हर माँ और महिला का अधिकार है। माँ के बूढ़े होते ही बच्चे माँ पर अपनी इच्छाओं को थोप देते हैं, और माँ की क्या कोई इच्छा नहीं होती है? आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट टाइम एक अच्छी सी कहानी के साथ। टिल देन बाय बाय।